बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपके आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 13 है, विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। सबसे पहले तो व्हाट इज़ मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। ओके, तो वही चीज़ है कि अगर कोई सब्सटेंस किसी मेटल को अट्रैक्ट कर सकता है, सही है, और हर मेटल अट्रैक्टिव नहीं होता आयरन आपके पास मैग्नेट की तरफ, सही है। कॉपर अट्रैक्ट नहीं करता आपके पास, और एल्यूमिनियम अट्रैक्ट नहीं करता। तो वो मेटल जो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मेटल कहलाते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस मैग्नेट कहलाता है, सही है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं जिसको आप जज कर सकते हैं उसको फ्रीली हैंग करके। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली हैंग करें तो वो अपनी डायरेक्शन खुद बना लेता है। तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के अलोंग अपने आप को डिजाइन कर लेगा, वो सेट कर लेगा, अरेंज कर लेगा, और मैं उसका साउथ और नॉर्थ जिस कंफर्म कर सकता हूँ। जो नॉर्थ की तरफ साइड होगी वो नॉर्थ, जो साउथ की तरफ साइड होगी वो साउथ। ओके, तो नॉर्मली मैग्नेट्स आपको इस तरह के नजर आते हैं, हर शेप में, हर डिजाइन में। और आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ मैग्नेट्स में आपके पास नॉर्थ और साउथ कंफर्म किया गया होता है कि ये हिस्सा नॉर्थ है, ये हिस्सा साउथ है। आसानी हो जाती है जज करने के लिए, डायरेक्शन जज करने के लिए। किसकी डायरेक्शन जज करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। क्या होती हैं फील्ड? आपके पास किसी भी सब्सटेंस के अराउंड मौजूद एक रीजन है, सही है। किसी भी चीज के अराउंड एक रीजन है जहां पे कुछ फोर्स एक्ट करती है किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर। ओके, जैसे कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने पढ़ा था चैप्टर 11 में। तो चार्ज के अराउंड फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके चार्ज के अराउंड जो फील्ड होती है वो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। सेम एज मैग्नेट के अराउंड भी एक फील्ड होती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो वो फोर्स अप्लाई करती है या फोर्स एक्सर्ट करती है किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस पे या दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। So magnetic lines of forces magnetic field का हिस्सा है। So in the magnetic field, the effect of magnet is caused by special lines of forces, which are called magnetic lines of forces. तो जो आपके पास फील्ड है वो लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि हम फील्ड को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं खाली। लेकिन फील्ड को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इन लाइंस की तरह ड्रॉ करेंगे, जैसे आप अभी डायग्राम में देखेंगे इस तरह से। तो ये जो नॉर्थ और साउथ के अराउंड या मैग्नेट के अराउंड आपको लाइंस दिख रही हैं, ये फील्ड लाइंस हैं। फील्ड आप नहीं बना सकते लेकिन फील्ड लाइन जरूर बना सकते हैं। तो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ओके, तो आप जब भी फील्ड लाइन बनाएंगे तो नॉर्थ टू साउथ बनाएंगे और आप बता देंगे कि भाई ये फील्ड है। ओके, ये फील्ड है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की? सबसे पहली तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, सही है, यानी स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड होती है साउथ पोल पे। इनसाइड द मैग्नेट द लाइंस कंटिन्यूज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेट के अंदर मामला दूसरे होते हैं, यानी लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, सही। आप डायरेक्शन देख सकते हैं कि ये घूमकर साउथ की तरफ आ रही है, तो साउथ से घूमकर वापस नॉर्थ की तरफ भी जाएगी। ये बात याद रखिएगा, इनसाइड द मैग्नेट। ओके, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कितने भी ये क्लोज हो जाएं, कितने भी आपके पास ये एक दूसरे के साथ थिक हो जाएं मिलकर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, सही है, पैरेलल रहेंगे हमेशा। दे पास थ्रू आयरन और अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मोर इजीली एज कंपेयर टू एयर, सही है। यानी कि अगर मैं इनके रास्ते में कोई मेटल रख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेटल रख दिया है यहाँ पे इनके रास्ते पे, ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया मैंने, मेटेलिक सब्सटेंस रख दिया है जो फील्ड को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो फील्ड लाइंस वहां पे ज्यादा तेजी से पास करेंगी एज कंपेयर टू एयर।
दैट इज वाई आपके पास जो मैंने पीस ऑफ मेटल रखा है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। सही है, तो ये वजह है आपके पास, और ये प्रॉपर्टीज है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। अच्छा, हमें ज्यादातर टॉपिक किसी कंडक्टर के ऊपर पढ़ना है, डायरेक्ट मैग्नेट के ऊपर नहीं पढ़ना। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में वायर भी है, आपके पास मेटल पीस भी है, आपके पास कोई भी मेटल सब्सटेंस हो सकता है। तो जब किसी फील्ड में किसी सब्सटेंस में से करंट पास कराया जाता है, यानी चार्ज मूव करता है, तो उसके अराउंड ऑटोमेटिकली फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। सही है, चार्जेस की अपनी फील्ड तो होती है, बट उनके अराउंड जिस कंडक्टर में वो मूव कर रहे हैं उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और वो हमेशा सर्कुलर मैनर में होती है। अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर में हमेशा फील्ड लाइंस इस तरह से फॉर्म होंगी जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, और उनको जज करने का तरीका ये है कि आपका थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और जो बाकी फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी वही डायरेक्शन आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सही है, जैसे कि अभी करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड सिर्फ राइट हैंड यूज कर सकते हैं, क्लियर लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकते, ये राइट हैंड रूल कहलाता है। तो आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, आपको पता है कि कहाँ से कहाँ करंट जा रहा है, और कर्ल करें अपनी बाकी 4 फिंगर्स को, तो वो कर्ल की डायरेक्शन बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। सही है, तो ये एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को जज करने का, वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही हो गया। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर और क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, और इसमें से मैं करंट को पास करा रहा हूँ अप टू डाउन। यानी अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो आप बना सकते हैं कैसे, अपने थंब को डाउनवर्ड करें और अपनी फिंगर्स कर्ल करें, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कैसी जनरेट होगी, वो इस डायरेक्शन पे चलने वाली होगी, या कह सकते हो कि क्लॉक वाइज होगी अगर मैं इसके अराउंड इसको बनाऊं। सही है, तो देख लेते हैं। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, देखो हो गई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। तो ये आपके किसके अराउंड है, वायर के अराउंड, उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी है आपके पास ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सारी की सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ओके, लेकिन आपको मैं एक और इस कहानी में ट्विस्ट लाता हूं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं प्लेस कर देता हूं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सही है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये कि दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ के दरमियान में मैंने इसको प्लेस कर दिया, जस्ट सपोज। सही है, मैंने दो मैग्नेट्स के या एक मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ की तरफ इसको प्लेस कर दिया है। अगर आप इसको अज्यूम करना चाहें तो मैं इसके लिए ड्रॉ कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। तो आप देख सकते हैं एक हिस्सा आपके पास साउथ है और एक हिस्सा आपके पास नॉर्थ है। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैंने वही करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जो कि अभी आपके सामने मैंने बना के दिखाया था। सही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसी करंट कैरिंग कंडक्टर से पास होती है, और खास तौर पे परपेंडिकुलरली पास होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं फील्ड और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास जो वायर है उनके दरमियान का जो एंगल बन रहा है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। इट मीन्स कि बोथ आर परपेंडिकुलर। और अगर ये कंडीशन है तो बेटा आपके पास जो वायर है, आप गौर करिएगा कि वायर के साथ क्या होने वाला है। आपके पास जो वायर है वो मूव कर जाएगा, अगर फिक्स नहीं है तो वो चलना शुरू हो जाएगा, और अगर फिक्स है दोनों एंड्स में तो वो बैंड हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंड करके दिखाया है इसको।
स्लाइटली बेंड होगा लेकिन हो जाएगा। सही, तो या तो मूव करेगा या तो बेंड हो जाएगा। सही है, तो ये एक नया तरीका है आपके कंडक्टर को देखने का कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, खासतौर पे करंट होना चाहिए उसके अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो या तो मूव करते हैं या फिर बेंड हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इस बेंडिंग को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब तक मैंने इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कराई थी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही फील्ड पास कराई, एक अच्छा खासा कंडक्टर मूव हो गया या फिर कर्ल हो गया, या कह सकते हो कर्व में आ गया। तो ये जो कर्व में आया है ये ऐसे नहीं आया, फोर्स की वजह से आया है। ये कौन सी फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। इन सबको समझाने की वजह ये थी कि हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है यहाँ पे, विच इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो अभी अभी मैंने आपको समझाया उसको, उसकी फोर्स बाय इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं उनको दिमाग में रखें, एक छोटी सी डायग्राम बना लें जो मैं यहाँ पे बराबर में दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा एक चीज और समझानी है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है क्या है ये, असल काम इसको समझाना है। मैग्नेटिक फील्ड अभी तक जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है वो इस तरह की है, लाइन वाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सही है। यूनिफॉर्म का मतलब सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन है, तो आप कैसे बताएंगे इनसाइड द स्क्रीन? तो इनसाइड द स्क्रीन दिखाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को आपको सहारा लेना पड़ेगा क्रॉस का। यानी अगर मैं क्रॉस बना रहा हूं स्क्रीन पे तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन जा रही है, ये उसका, उसकी टेल नजर आ रही है मुझे। एरो के पीछे को अगर जो आप तीर चलाते हैं, तीर कमान वाला, उसको आप बैक साइड से देखें तो उसमें एरोडायनेमिसिटी को बरकरार रखने के लिए पीछे पर लगाए जाते हैं, उनकी टेल लगाई जाती है। तो वो टेल जो होती है वो टेल बैक साइड से क्रॉस नजर आती है। इसी वजह से अगर फील्ड इनसाइड द स्क्रीन है तो आप उसको क्रॉस से शो करेंगे। देखें यहाँ पे क्रॉस डला हुआ है, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फील्ड इज इनसाइड, या डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इनसाइड द स्क्रीन। सही है, अंदर की तरफ जा रही है। और अगर आपके पास डॉट हो बना हुआ, सही है, यानी अगर आपके पास बहुत सारे डॉट्स बनाए हुए हैं और कहा जाए भाई फील्ड है ये, तो फील्ड अगर डॉट से शो की जा रही है इसका मतलब फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन, यानी कि फील्ड बाहर की तरफ आ रही है स्क्रीन से। ओके, तो क्रॉस का मतलब क्या हो गया, फील्ड इज इनसाइड, फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड। ओके, और अगर डॉट है तो फील्ड इज डायरेक्टेड आउटसाइड। सही है, बाहर की तरफ आ रही है, बाहर आउटवर्ड बाहर आ रही है आपके पास फील्ड। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम बातें आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसी को हमें जज करते हुए आगे बढ़ना है, काम करना है। तो आपको फील्ड नजर आ रही होगी डायग्राम के ऊपर ब्लू कलर की जो क्रॉस में दी हुई है। तो क्रॉस का क्या मतलब हो गया, फील्ड इज इनसाइड द स्क्रीन। और फिर मैंने बीच में रख दिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द स्क्रीन, और उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि दोनों के दरमियान में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। बोथ आर परपेंडिकुलर। 100% यहाँ पे फोर्स लगेगी, उस फोर्स को यहाँ पे इस पिंक कलर की वेक्टर से शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बेटा फोर्स भी परपेंडिकुलर ही लगेगी, इट इज अ रूल। सही है, अब आप चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें, आप कंडक्टर के अकॉर्डिंग बात करें, दोनों कंडीशन में बात एक ही होगी। सही है बेटा, तो अब इन्हीं तीन टर्मिनोलॉजीज को, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट, और उसकी लेंथ भी कंडक्टर की, इसको आपने याद रखना है। ओके, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन और डेरिवेशन करने जा रहे हैं। In order to derive formula for force experienced by a current carrying conductor,
कंसीडर स्ट्रेट करंट कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, सब्जेक्टेड विद द डायरेक्शन ऑफ करंट I, जो कि आपके पास करंट I के साथ सब्जेक्टेड है, यानी उसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ओके, तो आपके पास जो फोर्स अप्लाई है उसके ऊपर होने वाली फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, करंट और लेंथ के। यानी जब तक पर्टिकुलर लेंथ नहीं हो और ना ही करंट हो उसके अंदर, फोर्स जनरेट नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं हो सकती। बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिया है B। एंड व्हाट इज B? B is constant of proportionality called strength of magnetic field induction। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है। सारे तो नहीं जा रहे हैं ना, जहां तक कंडक्टर है उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को, तो बस जहां तक कंडक्टर है वहां तक मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जा रही है। तो ये स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टर के ऊपर। If B is magnetic field makes a certain angle theta with current I, then अब देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास परपेंडिकुलर हो, लेकिन परपेंडिकुलर एक आपके पास खास कंडीशन है, किसी भी एंगल में रखा हो सकता है ना, फोर्स तो फिर भी लगेगी कम ज्यादा, लेकिन फोर्स जरूर लगेगी। तो मैंने कहा जस्ट सपोज कि किसी पर्टिकुलर एंगल में भी अगर रखा हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप थीटा का इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगर आपके पास सॉल्यूशन परपेंडिकुलर के होने की वजह से आ रहा है, यानी करेक्ट सॉल्यूशन परपेंडिकुलर होने की वजह से आ रहा है, तो आप फंक्शन भी थीटा के ऊपर या एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर वाला पुट करेंगे। एंड परपेंडिकुलर के ऊपर फंक्शन पुट होने वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके पास है साइन। तो आप थीटा डायरेक्टली नहीं लगाते, किसी फंक्शन के साथ लगाते हैं, तो एफ इक्वल टू बी आई एल हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ओके, इसको शॉर्टली या इजिली पढ़ने के लिए कहते हैं बिल साइन थीटा। ओके, बिल साइन थीटा कहते हैं, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा। और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये करंट करंट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो वेक्टर फॉर्म में साइन को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं। करंट किसी खाते में नहीं आता, करंट के से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस करना है। सही, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना है, तो इसी वजह से L क्रॉस B को हम डिस्कस करेंगे। I इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आ रहा है कि आपके पास जो फोर्स है वो चंद चीजों पे डिपेंड कर रही है, which is first is magnetic field induction, second is amount of current, third is length of conductor, and fourth is angle between B and L। ये चार चीजें अगर आपको पता है तो आप फोर्स बआसानी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हुई होपफुली। अब सबसे पहली बात मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। तो अगर कंडक्टर परपेंडिकुलर है फील्ड के, यानी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है थीटा का, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगी वो भी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि साइन 91 होता है, तो फोर्स मैक्सिमम होगी। तो हमने समझा ही इसको परपेंडिकुलर में रखे था, इसी वजह से साइन रखा है हमने। तो साइन 91 होता है, तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फोर्स की तो एंगल 90 होना लाजमी है। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको एंगल का 0 रखना होगा, यानी कि अगर एंगल बिटवीन L एंड B इज 0 देन फोर्स विल बी 0। साइन 0 0 होता है, इसी वजह से फोर्स विल बी 0। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। So force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field is always perpendicular to the length of conductor as well as the magnetic field, and its direction can be determined by Fleming's left hand rule। तो आपको अगर कहा जाए कि भाई मुझे मैक्सिमम फील्ड चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो आपको किस तरह से इसको अरेंज करना है, तो आपने सिर्फ बताना है कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर आप कर दें। उसकी डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? तो बड़ा आसान सा है, अपने लेफ्ट हैंड को यूज करें, थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। तो बेटा थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, वेयर विल बी द फोर्स, एफ है ये, सही है, वेयर विल बी द फोर्स। तो यहाँ पे आपके पास थंब इज फोर्स,
मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर इज फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, आप चाहें तो उसमें एरो बना लें ताकि आपको याद रहे। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको फोर्स और फील्ड पता चल गई तो आपको ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय यूजिंग मिडिल फिंगर, जो आपको करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करके बताएगा। इस फैशन में अपनी फिंगर्स को रखें। अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन पता है तो आपको बाकी फोर्स और करंट भी पता चल जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन पता है तो फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। करंट की डायरेक्शन पता है तो फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो ये जो आपने सीखा अभी लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो ये बड़ा आसान तरीका है फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने का, फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करने का और करंट की डायरेक्शन को मालूम करने का। बड़ा आसान सा तरीका है। तो हमने अभी तक दो फैशन सीख लिए। पहला हमने राइट हैंड रूल देखा जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और दूसरा हमने देखा लेफ्ट हैंड रूल जिससे हमें मोशन ऑफ कंडक्टर भी पता चल जाता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ चीजें और जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, विच इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा B is a symbol for magnetic field, okay, and magnetic field is basically a vector quantity, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन है। तो अगर आपके पास यूनिट ऑफ B फाइंड आउट करना है तो आपने इक्वेशन वही वाली इस्तेमाल करनी होगी, F इक्वल टू बिल साइन थीटा मत लगाइएगा क्योंकि मुझे एंगल वगैरह नहीं चाहिए, बिल यूज करेंगे। B को अलग कर लीजिए, F अपॉन IL अलग हो जाएगा, फोर्स I और L का फॉर्मूला यूनिट लगा दीजिए, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर होता है टेस्ला के। सही है, टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम है, इसी वजह से उनकी ऑनर में हमने टेस्ला को यूनिट बना दिया। सही है, निकोला टेस्ला उनका नाम था, उन्होंने बहुत काम किया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर। सही है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी एक यूनिट है, बट वो टेस्ला के बराबर है। जब भी हम साइंटिस्ट का यूनिट लिखते हैं तो उनको डिफाइन जरूर करते हैं, तो एक टेस्ला किसके बराबर है? सो इफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 मीटर ऑफ वायर कैरिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 न्यूटन। यानी जो फोर्स फील की जा रही है करंट, आपके पास कंडक्टर से जिसके अंदर करंट 1 एम्पियर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उसके अंदर जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई की गई होगी 100% 1 टेस्ला की होगी। सही है, तो 1 टेस्ला किसके बराबर हो गया? 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 एम्पियर इनटू 1 मीटर। ओके, गॉस इज आल्सो अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो गॉस और टेस्ला में क्या फर्क है? तो 1 गॉस एक्सपोनेंट 4 टेस्ला के बराबर है, यानी गॉस इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ जगहों पे हम गॉस भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पे टेस्ला, मैक्सिमम हम टेस्ला इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि टेस्ला इज एन SI यूनिट। ठीक है, टेस्ला आपके पास SI यूनिट है, और 1 टेस्ला ऑब्वियसली एक्सपोनेंट -4 गॉस के बराबर होता है। यहाँ पे आके आपके पास ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। कोई केस के न्यूमेरिकल्स भी हैं, इंशाल्लाह उसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी देखेंगे। सही, और इससे कनेक्टेड आप आगे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन हैं, तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।